बाद में जाकर समझ में आया कि मेरे फादर जो कि पुअर डैड है, क्यों पुअर डैड है, वो अपने बेटे को यही राय देते थे जैसे हमारे और आपके पेरेंट्स राय देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती या इसलिए मैं ये सामान नहीं खरीद। बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाता है, अच्छी जगह जाकर फ्लैट बुक करता है, अच्छी गाड़ियों को शोरूम में जाके सर्वे करता है। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड नाम की जो किताब है वो एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनल फाइनेंस की किताब है। करीब पिछले 25 सालों से ये किताब पढ़ी जा रही है। सबसे पहली बार ये किताब पब्लिश हुई थी 8 अप्रैल 1997 को, जिस दिन रॉबर्ट कियोसाकी का 50वां सालगिरह था। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब के ऑथर भी हैं और नरेटर भी हैं। इस किताब में टोटल 3 कैरेक्टर हैं। एक तो खुद रॉबर्ट कियोसाकी जो कि नरेट कर रहे हैं और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को बता रहे हैं। दूसरे उनके पुअर डैड जो कि उनके बायोलॉजिकल फादर हैं, उनके रियल फादर हैं। और तीसरे रिच डैड जो कि उनके चाइल्डहुड फ्रेंड माइक के फादर हैं। दोनों की सोच में कितना फर्क है, दोनों की लाइफस्टाइल में कितना फर्क है, दोनों की एजुकेशन, दोनों का तौर तरीका कितना फर्क है। ये कितने लकी थे रॉबर्ट कियोसाकी कि उनको 2 फादर की जिंदगी ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है और वो भी बहुत ही करीब से। हम लोग अपने पेरेंट्स को ही अपना रोल मॉडल मानते हैं, राइट। हम लोग समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं और हम आंख बंद करके यकीन करते हैं। हम कभी जज नहीं करते अपने पेरेंट्स को क्योंकि हम तो छोटे बच्चे होते हैं और हमें दुनिया की कुछ समझ नहीं होती। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी के साथ क्या फायदा हुआ, रॉबर्ट कियोसाकी के पास 2 ऑप्शन थे। माइक के जो फादर थे उन्होंने भी रॉबर्ट को अपने पास इस तरह से रखा था कि वो उसको सिखा सके और अपने फादर तो थे ही, दोनों की टीचिंग्स, दोनों के प्रिंसिपल्स, दोनों के आइडियाज को वो सुनते थे और दोनों को ही समझते थे। लेकिन दोनों में इतना कंट्रास्ट होता था, इतना फर्क होता था कि सोचते थे मैं किसकी बात पर ज्यादा ट्रस्ट करूं, किसकी बात पर अमल करूं, किसकी बात को प्रैक्टिस में लाऊं। लेकिन बाद में जाकर समझ में आया कि मेरे फादर जो कि पुअर डैड है, क्यों पुअर डैड है, क्योंकि हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस रहती है उनकी लाइफ में, हमेशा फाइनेंशियल इश्यूज रहते हैं। और वहीं पर रिच डैड जो कि ज्यादा पढ़े नहीं है, सिर्फ 8th ग्रेड पास थे, लेकिन उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका तौर तरीका, हमेशा लाइफस्टाइल हमेशा रिच वाली रहती थी। उनके पास चाहे पैसों की कमी हो, चाहे क्राइसिस हो, मगर वो कभी शो नहीं करते थे। वो हमेशा ऐसा बिहेव करते थे कि वो बहुत वेल ऑफ है। पुअर डैड बहुत ही ज़हीन इंसान थे और अपनी ज़हानत के बल पर, अपने टैलेंट के बल पर उनको स्कॉलरशिप्स मिली थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में अलग अलग तालीम, अलग अलग डिग्री होल्ड करी और आखिरकार वो PhD होल्डर हो गए। वो एक प्रोफेसर थे, वो पढ़ाते थे, लेकिन उनकी सोच एक मिडिल क्लास की तरह ही थी। वो कभी वेल्दी होकर नहीं सोच पाए। वो अपने बेटे को यही राय देते थे जैसे हमारे और आपके पेरेंट्स राय देते हैं कि बेटा खूब दिल लगाकर मेहनत करके पढ़ाई करो और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी अच्छी कंपनी में जाकर जॉब करो, बस लाइफ सेट हो गई। यही फर्क था पुअर डैड में और रिच डैड में। रिच डैड की सोच बहुत मुख्तलिफ। तब उनको समझ में ये आया कि दोनों के थॉट प्रोसेस में जो फर्क है ना, यही एक्चुअल बनाता है रिच और पुअर इंसान को। और फिर वो अमल करते हैं और वो चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी लोग इस किताब को पढ़ रहे हैं वो भी इस पर अमल करें और अपने आप को चेंज करें, अपने आप को ग्रूम करें, अपना थॉट प्रोसेस बदलें। तो आइए दोस्तों, हम लोग भी इस किताब से फायदा उठाते हैं। जब सबसे पहली बार ये किताब पब्लिश हुई थी, यानी 8 अप्रैल 1997 को, जिस दिन रॉबर्ट कियोसाकी 50 साल के हो गए थे, शुरू में ये किताब जब पब्लिश होकर मार्केट में आई तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू का हिस्सा रही। यानी लोग इसको बहुत ज्यादा नेगेटिव बोल रहे थे, सही नहीं लग रही थी लोगों। बाद में जाकर जब लोगों को पढ़ने के बाद इससे फायदा हासिल होने लगा, मिलियंस की तादाद में ये किताब बिकी। इसमें ऐसी बातें लिखी गई है जो अगर हम वाकई में गौर से समझें और उसके ऊपर अमल करें तो हमें भी बहुत फायदा होगा। इसमें जो रिच डैड हैं वो ये कहते हैं कि कुछ ऐसा करो कि लोग तुमसे जॉब मांगे, लोग तुम्हारे अंडर में जॉब करें, और पैसा कम है उसे बढ़ाने का तरीका ढूंढो। ये नहीं करो कि पैसे कम है तो अपने आप को समेट लो, अपने आप को ख्वाहिशों को मार लो। वो ये नहीं कहते। वो ये नहीं कहते कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। वो अपने आप में ये सोचते हैं कि मैं कैसे कर सकता हूँ। हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना है। आप देखिए, गौर कीजिए, 2 बात है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता, जबकि दूसरा सेंटेंस है मैं कैसे ऐसा कुछ करूं कि मेरे पास पैसे आ जाएं। यानी दोनों केस में पैसे नहीं है, लेकिन दोनों में सेंटेंस में कितना फर्क है। एक में नेगेटिव बात है, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं ये काम नहीं कर सकती या इसलिए
मैं ये सामान नहीं खरीद सकता। दूसरी तरफ दूसरे सेंटेंस को देखिए, मेरे पास पैसे कम हैं, तो मैं ऐसा क्या रास्ता निकालूं, ऐसा क्या जरिया ढूंढूं कि मैं अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकूं। यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं। हमें यहाँ पर रिच डैड से यही बात सीखनी है, अपने लिमिटेशंस बनाकर नहीं बैठ जाना। अपने लिमिटेशंस हमने दिमाग में क्रिएट की हुई है, जैसे कि मैंने थिंक एंड ग्रो रिच में भी कहा था, उस किताब में भी यही लेसन था कि लिमिटेशंस हमारे माइंड में होती है। दुनिया में, यूनिवर्स में सब कुछ अवेलेबल है जो भी हम चाहते हैं, लेकिन हमने अपने माइंड में लिमिटेशंस बना ली तो हमें वो चीज मिलती ही नहीं, क्योंकि हम कोशिश भी नहीं करते, हम पहले से ही हिम्मत हार जाते हैं। यहाँ पर हमें यही बात को समझना है, इसी बात पर गौर करना है कि रिच डैड अपने माइंड सेट में कितना एफर्मेटिव थॉट्स ला रहे हैं, कितना पॉजिटिव और कितना क्यूरियस है, वो कुछ करना चाहते हैं। हमें भी ऐसा ही बनना होगा। हमें ये सोचना होगा कि नहीं वर्ड को अपने डिक्शनरी से हटा देते हैं और ये सोचना होगा कि क्या सोचें, क्या करें, क्या थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाएं, क्या न्यू आइडियाज, क्या न्यू कंसेप्ट, क्या न्यू प्रिंसिपल लगाएं जिससे मेरा ये काम हो जाए। रिच डैड कहते हैं कि मनी जो है, पैसा, वो एक टाइप का पावर है, लेकिन उससे भी ज्यादा पावरफुल टूल क्या है? फाइनेंशियल एजुकेशन। अगर हम फाइनेंशियली लिटरेट होंगे, एजुकेट होंगे, तो हमें ये मालूम होगा कि पैसे को कैसे बढ़ाएं, पैसे को किस तरह से यूटिलाइज करें, पैसे से पैसा कैसे बनाएं। अगर हम लोग ये सीख लें कि पैसा कैसे क्रिएट किया जाता है, तो ग्रेजुअली हम पावर गेन करते जाएंगे और अच्छी खासी वेल्थ हम बना लेंगे। रॉबर्ट के रिच डैड ने उनको समझाया था कि रिच लोगों की एक खासियत होती है, वो लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं और वो पैसा कमाने के लिए नहीं करते, बल्कि पैसा को बनाने के लिए करते हैं। पैसे को यूज करते हैं ताकि उससे और पैसा बना सके। एग्जाम्पल के तौर पे एक फादर मान लीजिए अपने दो बेटों को बुलाता है और इक्वल अमाउंट ऑफ वेल्थ दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। पहला बेटा जो है उस पैसे को ले जाता है और बहुत अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाता है, अच्छी जगह जाकर फ्लैट बुक करता है, अच्छी गाड़ियों को शोरूम में जाके सर्वे करता है कि कौन सी गाड़ी खरीदे, लाइफस्टाइल को बदल देता है, अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर अच्छे कपड़ों में, अच्छी चीजों में खर्च करने लगता है, अच्छे गैजेट्स यूज करने लगता है। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल इंसान का शौक होता है, वो तमाम चीजें करता है। अब एंड ऑफ द मंथ क्या होता है कि उसके पास धीरे धीरे पैसा कम होने लगता है। उसने गाड़ी भी ले लिया, बुक कर लिया, उसने घर भी बुक कर लिया। अब धीरे धीरे EMI जा रही है, यानी उसके ऊपर लायबिलिटीज आ गई। अब उसको हर महीने ये फिक्र होती है कि मुझे उसका EMI देना है, मेरे खर्च बढ़ चुके हैं, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखना है। ठीक है, वहीं पर दूसरा भाई क्या करता है, सेम अमाउंट ऑफ पैसा को ले जाता है और ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहाँ पर लैंड खरीदा है। लैंड खरीदकर उस पर मार्केट प्लेस यानी कमर्शियल प्लेस बनाता है, उसको रेंट पे लगा देता है। जब वहाँ से रेंट आना शुरू होता है तो फिर वो सोचता है कि उससे पैसे जो आ रहे हैं उसी से वो और ज्यादा उसके ऊपर फ्लोर बनाए और उस फ्लोर से वो क्या करता है, उस पर कोचिंग सेंटर खोल देता है। कोचिंग सेंटर खोलता है तो टीचर्स हायर करता है, टीचर्स को पैसे देता है, अपने अंडर में उनसे काम करवाता है। बच्चे आ रहे हैं, एडमिशन लिए जा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। उसने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। यहाँ पर आप देखिए कि उसका बिजनेस कैसे ग्रो कर रहा है। पहले उसने अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं दिया, पहले उसने अपनी लायबिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया, पहले उसने एसेट्स बनाया, एक एसेट को दूसरे एसेट में ट्रांसफर किया, यानी उसके पास लिक्विड मनी था, उसने उससे लैंड खरीदा, लैंड खरीदकर उसने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग को हायर यानी रेंट पर लगाया। उससे जब पैसे आने लगे तो उसने और ज्यादा उसके ऊपर एक फ्लोर, दो फ्लोर और बनाया। ऐसे करते करते उसने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया जहाँ पर उसने कोचिंग सेंटर खोल दिया। अब उसने देखा कि इसमें मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, तो फिर उसने क्या किया, उसने होटल्स, रूम सर्विस, ये सब PG वगैरह ये सब लेने का सोचा, ये सब बनाने का सोचा, यानी पैसे से पैसा बनाता रहा और उसके पास एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं, लायबिलिटीज नहीं है। अब जो उसको नया चीज कुछ करना होता है तो वो उसी एसेट्स से जो इनकम आ रही है उसी इनकम को यूज कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है, इधर का उधर लगा रहा है, उधर का उधर लगा रहा है, यानी वो मैनिपुलेट कर रहा है, वो घुमा रहा है, वो रोटेट कर रहा है अपनी इनकम। तो यहाँ पर दोनों की सोच और दोनों का तरीका आप देखिए। एक ने अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी रिहाइश को अच्छा बनाने के लिए अपने आप को कर्ज में डुबा दिया और दूसरे ने पैसे से पैसा बना दिया। पुअर पर्सन क्या करता है, हमेशा अपनी पूरी तनख्वाह खर्च कर देता है अपनी मंथली अखराजात को पूरा करने में। ठीक है, और मिडिल क्लास क्या करता है, मिडिल क्लास लायबिलिटीज खरीदा है, जैसा कि घर, गाड़ी, गैजेट्स, लैपटॉप, घड़ी, मोबाइल, ये सब खरीदता है, अपने शौक पूरे करता है और फिर अपने आप को गरीब बना देता है, यानी बार बार EMI हर महीने खर्च, उसको उसके बिल्स पे करना, ये सब करता जाता है। वहीं पर वेल्दी पर्सन क्या करता है, यानी अमीर आदमी अपनी इनकम से एसेट्स बनाता है और फिर उसी से पैसा
पैसिव इनकम क्रिएट करता है। एग्जाम्पल दी थी दूसरे भाई की। तो यहाँ पर हमें ये बात समझ में आ गई कि रिच बनने के लिए हमें क्या चीज पर फोकस करना चाहिए, अपने एसेट्स को बढ़ाना चाहिए और अपनी लायबिलिटीज को घटाना चाहिए। यानी अखराजात हर महीने उतने नहीं करने चाहिए जितनी की आमदनी कम हो जाए। ये बात हमेशा याद रखें। जो पैसा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बगैर कमाया जाता है वो जल्दी खत्म भी हो जाता है। यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जिसके पास नहीं होता, उसके पास पैसा जितना भी आ जाए वो उड़ा खा जाता है, खत्म कर देता है, क्योंकि उसको तरीका ही नहीं मालूम। इसलिए रिच पीपल ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाते हैं, जबकि पुअर पीपल लायबिलिटीज को एक्वायर करते हैं और उसी को एसेट समझ लेते हैं। मिडिल क्लास के लोग अपनी लायबिलिटीज को ही एसेट समझते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने घर EMI पर लिया 40 लाख का या 50 लाख का, हर महीने वो EMI दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि वो उनका एसेट है, लेकिन वो तो सिर्फ खर्च करवा रहा है। आप उसमें पेंट करवा रहे हैं, आप उसको डेकोरेट कर रहे हैं, आप उसका EMI भी दे रहे हैं, फिर हर 2-3 साल में आप उसको डेकोरेट करते हैं, उसमें पेंट करवाते हैं, उसका हाउस टैक्स देते हैं, तो वो आपको खाली क्या कर रहा है, लायबिलिटीज बढ़ा रहा है। इसी तरह आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी का EMI देते हैं, गाड़ी को सर्विस सेंटर में ले जाते हैं, गाड़ी में बहुत सारे अखराजात होते हैं, उस वॉशिंग करा की पार्किंग का देते हैं, तो ये सब आपके लायबिलिटीज हैं, आपके एसेट्स नहीं है। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते और भी इम्पोर्टेंट फैक्टर लेकर आएंगे जो हमें रॉबर्ट कियोसाकी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।